प्रस्तुत है मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन का तीसरा अंक। कुछ वर्षों के बाद वर्षा और मेघ का गर्जन सब पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाग छाल नहीं है। दीवारों पर से स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं। चूल्हे के पास केवल दो एक बर्तन है जिन पर स्याही चढ़ी है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं। मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है। नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। मातुल, मल्लिका। मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। मल्लिका कौन है? मातुल, मैं हूँ, देखो। मातुल, मैं हूँ, देखो। वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर से आती है। उसके वस्त्र फटे हैं। अंग पहले से काला पड़ गया है और आंखों में भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है वहां अब तल्प के स्थान पर एक टूटा पालना रखा है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर लेती है। मल्लिका, अरे मातुल, आप इस वर्षा में मातुल, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा जो हो, मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु यह स्थिति है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है। यह जानता हूँ कि राजप्रसाद में रहकर या पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो अब घर के रहते बेघर हो रहा हूँ। न बाहर रहते बनता है न अंदर। उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रासाद का स्मरण हुआ था जहाँ रहकर एक पांव तोड़ आया हूँ। मल्लिका, खड़े रहने में कष्ट होगा तो आसन ले लीजिए। मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और जमकर बैठ जाता है। मातुल, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। और इससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा अंदर से सिर झुकाने को मन करता था वे मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने हाथ और अपनी ओर संकेत करता है। बताओ मातुल, में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा? मातुल, न देवी है, न देवता है, न पंडित है, न राजा है, तो फिर क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं, लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। और मैं बार बार अपने को छूकर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि न कोई झुककर मेरी वंदना करता है और न ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। मल्लिका, वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? मातुल चूल्हे की ओर देखता है और फिर चारों ओर दृष्टि डालता है। मातुल, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के न रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। यह ठीक है, प्रियगुमंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मल्लिका, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। मैले वस्त्रों के पास जाकर उनके नीचे से भोजपत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती है और उसकी मूल झाड़ने लगती है। मातुल, और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थपतियों को से कहा था। मल्लिका, मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है, फिर उसे मातुल के पास आकर आसन पर रख देती है।
आग जला दूं? मातुल नहीं, वर्षा थम रही है। बैसाखी लिए हुए झरोखे के पास चला जाता है। हल्की हल्की बूंदे हैं। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। फिर धारासार बरसने लगा तो बस झरोखे से हटकर मल्लिका के पास आ जाता है। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मल्लिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मातुल, मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। राजनीति में भी कुछ भी असंभव नहीं। जितना संभव है कि ऐसा ना हो उतना ही संभव कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह न हो। मल्लिका अप्रतिम सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, परंतु समाचार क्या है? मातुल, समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया? वैसी ही अप्रतिम सी आसन पर बैठ जाती है। और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं? मातुल, नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु संभव ही नहीं। एक राजनैतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी दूरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुंचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकालो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया या नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसलिए सत्य ही होना चाहिए कि उसने संन्यास नहीं लिया और काशी चला गया है। मल्लिका आसन से ग्रंथ उठाकर वक्ष से लगा लेती है। मल्लिका, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मातुल, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी झूठा, यह भी ठीक है। वैशाखी पटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठी रहती है। मल्लिका, नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। ग्रंथ को हाथों में लिए जैसे अभियोगपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। ग्रंथ को घुटनों पर रख लेती है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे? ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्विग्न दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए? मैंने क्या क्या देखा, क्या से क्या हुई। उठकर अंदर से किवाड़ खोल देती है और पालने की ओर संकेत करती है। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सकता, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और जब मैं अपनी दृष्टि से नाम नहीं केवल विशेषण से किवाड़ बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती है। व्यवसायी कहते थे, उज्जैनी में अपवाद है, तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुम वारांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। कुहनी आसन पर रखकर बैठ जाती है और ग्रंथ हाथों में उठा लेती है। नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष
गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों से भी नहीं छिपता, नहीं छिपता, नहीं। 100 गुणों उसको छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। बोलती बोलती वो अंतर्मुख हो जाती है, परंतु मैंने यह सब सह लिया, इसलिए मैं टूट कर भी अनुभव करती हूँ कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी, और आज ये सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे। बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। वही आषाढ़ का दिन, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु पुनः बिजली कौंधती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है और ड्योढ़ी के द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास छत विछत सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में ही खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द से उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है। मल्लिका जड़ से उसे देखती रहती है। कालिदास संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर आसन की ओर चला जाता है। आसन की ओर चला जाता है और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है। और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ जाती है। मल्लिका, आश्चर्य, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम हो, और जो मैं तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। कालिदास, देख रहा हो, तुम भी वह नहीं हो, सब कुछ बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता, यह स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हुआ सा यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूं। मल्लिका, बहुत भीग गए हो, मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं। कालिदास, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो, जानती हो इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था, कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे जैसे सारी थकान मिट गई है। मल्लिका उसके और पास चली जाती है। मल्लिका, बहुत थक गए हो? कालिदास, थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोके के पास चला जाता है। कालिदास, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो? यह घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों, यथा स्थान, पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। चारों ओर देखता है, तुमने सब कुछ बदल दिया, सभी कुछ बदल दिया। मल्लिका, मैंने नहीं बदला। कालिदास उसकी ओर देखता है, फिर टहलने लगता है। कालिदास, जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका उसके पास आ जाता है। मैंने नहीं सोचता था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और उसकी आंखों में देखता है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। मल्लिका, थके हो बैठ जाओ, आंखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मल्लिका, अरे माथुर से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है।
फिर प्रकोष्ठ में आसपास देखता है। कुंभ, बाघ, छाल, कुसा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिला रहा हूँ कि कभी भी लौट कर आऊं यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता पर वह उसे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कह रहे हो करते रह जाओ। देख तो लो कौन आया है। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में चिल्लाता हुआ लौट जाता। हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद। कालिदास कौन था यह? मल्लिका, कहा ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास, लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित का स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका, तुम थके हुए हो, अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती है। कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। बाहें पीछे की ओर फैल जाती हैं और आंखें छत की ओर उठ जाती हैं। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि यह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। आंखें मल्लिका की ओर झुक जाती हैं। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था। मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की तरह वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें उन्हीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। होठ काट कर उठ पड़ता और झरोखे के पास चला जाता। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कभी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान मिला, बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हूँ। किसी और के लिए यह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता है, था, मेरे लिए नहीं। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता था कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मुंह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हट गया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुमति मुझे सलालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस काल की मुझे प्रतीक्षा थी वह काल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। क्षण भर वह चुप रहता है, फिर टहलने लगता है। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मुख्य प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं से बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा, और मैं यह आशा लिए हुए चला गया कि कल
एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद का विश्वास दिला सकूंगा। यह नहीं सोचा कि द्वंद एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। फिर झरोके के पास चला जाता है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैं जानता हूँ मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में आज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। मल्लिका दोनों हाथों में मुंह छिपा लेती है। कालिदास सहसा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर में उसकी ओर देखता रहता है। चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। मल्लिका वह सूत्र कभी नहीं टूटा। उठकर वस्त्र में लिपटे पन्ने कोने से उठा लाती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलट कर देखता है। कालिदास, मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं, रघुवंशम और शाकुंतलम की प्रतियां भी कुछ मास पहले मुझे मिल पाई हैं। कालिदास, तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या? मल्लिका, उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं। मल्लिका, मैंने कहकर मंगवाई थी। वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। कालिदास, और इसके लिए धन? मल्लिका, वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाए आसन पर आ बैठता है। कालिदास, जो अभाव वर्षों में मुझे सालते रहते हुए आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यह वर्षों में भीग कर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है। निश्वास छोड़कर आसन पर बैठे रखे ग्रंथ को उठा लेता है और उसके पन्ने पलटने लगता है, परंतु बस बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी, कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते हो संकोच होता कि ये तुम्हारी रचना के लिए हैं। कालिदास पन्ने पलटता जाता है। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं? पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता है। स्थान पर इस पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से नहीं, स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मेल हुए हैं। स्थान पर फूले और सूखी पंक्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूल और इस पर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे नहीं है। मल्लिका, कोरे कहाँ है? मल्लिका, इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। ग्रंथ रख देता है। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? उठकर झरोके के पास चला जाता है। कुछ क्षण बाहर देखता रहता है, फिर मल्लिका की ओर मुड़ जाता है। परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है, हम फिर से आरंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चली जाती है। कालिदास हतप्रभ उसे जाते देखता है। कालिदास, मल्लिका रुककर उसकी ओर। कालिदास, किसके रोने का शब्द है यह? मल्लिका, यह मेरा वर्तमान है।
अंदर चली जाती है। कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। कालिदास, तुम्हारा वर्तमान। कोई द्वार खटखटाता और फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। ड्योढ़ी में विलोम द्वार को कोसता खड़ा है। वस्त्र कीचड़ से लथपथ है। वह झूलता सा अंदर आता है। विलोम भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा, भैया विलोम बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए तो फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता। आज का दिन ही ऐसा है कि कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे कि वह बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा हो। न जाने आंखों को क्या हो गया है। किसी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियां भी अपरिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है कि मैं इसे पहचान ही नहीं पा रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो। मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती है। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति अभी भी वही है। विलोम स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा हंस उठता है। तो तुम हो, तुम गिरने और चोट खाने का सारा दंड, सारा कष्ट दूर हो गया। कितने ही दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है, परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे। मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझी से घृणा है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे को बहुत निकट पड़ते हैं। कहीं नहीं कहा था। मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता। तुम वहां स्तंभित सी क्यों खड़ी हो। विलोम इस घर में अब तो आयाचित अतिथि नहीं, अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे, कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यही हुई। परंतु सच मानो, यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती है। मल्लिका की ओर मुड़ता है। तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों बाद एक अतिथि घर में आए हैं और उनका आतिथ्य न हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा। उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है। मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है। मल्लिका, अरे विलोम। विलोम हंसता है। चलो विलोम, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है, या मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। विलोम कालिदास के पास चला जाता है। चलो देखोगे। कालिदास, नहीं, यहाँ से चले जाओ विलोम। विलोम, चला जाऊं। हंसता है। इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही सुना है शासन बहुत बली होता, प्रभुता में बहुत सामर्थ होती है। कालिदास, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। हंसता है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है। तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। तुम्हारा समय निर्दय नहीं। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य के लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को अवसर दिया, निर्माण किया। तुम्हें उसके निर्माण से भी तृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय यहाँ से चला जाऊं। मैं चला जाऊं इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं। अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं।
मल्लिका क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो जा आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास चली आती है। मल्लिका, और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास, और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वही, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है। वायु में वैसी ही नमी, वातावरण की ध्वनियां भी वैसी ही हैं। मल्लिका, और? कालिदास, और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जगता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास वहां से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहां से ग्रंथ उठा लेता है। परंतु ये कोरे पृष्ठ का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रहे थे कि तुम फिर से अत से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास निश्वास छोड़ता। कालिदास, मैंने कहा था मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। ये संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि? मल्लिका, क्योंकि? फिर अंदर से बच्ची के रोने के शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथासन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास, क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोके के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वह झरोके के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता है, वह सोचता सा वहां रुक जाता है। फिर बाहर से दोनों की वाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वक्ष से सटाए अंदर आती है और कालिदास को न देखकर दौड़ती सी झरोके के पास चली जाती है। मल्लिका, कालिदास उसी तरह झरोके के पास से आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वहीं जकड़ जाती है। फिर टूटी सी आसन पर आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है। तो ये खत्म हो गया आषाढ़ का एक दिन नाटक। और इस पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिनका अर्थ छात्रों को जानना चाहिए और शायद परीक्षा उपयोगी भी हो, परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए कठिन शब्द है। कुंभ, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। धारासार अर्थात मूसलाधार, लगातार। जुड़ा जाना, ठंड लग जाना, जुड़ा जाना यानी कि ठंड लग जाना, सर्दी से अकड़ जाना। तल का अर्थ होता है तख्त या पलंग। अंकुश का अर्थ होता है दुपट्टा या ओढ़नी। भर्त्सना, निंदा, डांट फटकार। अपवाद का अर्थ होता है बदनामी, लांछन। अनश्वर का अर्थ होता है नष्ट न होने वाला, अमर। वितृष्णा अर्थात चाह का भाव, उदासीनता। आत्म प्रवंचना, अपने आप को धोखा देना। आस्तरण अर्थात बिछावन, बिस्तर। अनुसरण अर्थात पीछा, नकल। सामुद्रिक का अर्थ होता है ज्योतिष। पार्वत्य भूमि अर्थात पहाड़ी क्षेत्र। पूर्वाग्रह, पहले से कोई धारणा बना लेना। आत्म सीमित, अपने तक ही सीमित, अपने तक ही केंद्रित। विलोम अर्थात विपरीत या उल्टा। उपादान अर्थात कारण, प्रयोग में लाना। देखिए अंकुश एक शब्द यहाँ पर आया है। अंकुश का अर्थ यहाँ पर दुपट्टा ओढ़नी लिया हुआ है। और अंकुश का एक और अर्थ भी होता है जो हाथी को बांधने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसे भी अंकुश कहते हैं। और भागिने मतलब भांजा। वंशाक्त वंश, वंश का चिराग, वंश का नाम रोशन करने वाला। वंशावतंश। क्रीत मतलब खरीदा हुआ। निष्णात अर्थात चतुर। अभ्यागत अर्थात अतिथि, पाहुना। विचक्षणा अर्थात अनोखापन। व्यवधान मतलब फासला, अंतर। अनर्गलता, बेसिर पैर की बात, बेमानी। विदग्ध दृष्टि, जलनपूर्ण नजर। भास्वंती रत्नानी महौषधीश, जहाँ रत्न और औषधियां चमकती हैं। निर्व्याज, बिना बहाने के। आयास अर्थात मेहनत, कष्ट। रथपति अर्थात वास्तुकार, मकान आदि बनाने वाला।
आर्किटेक्ट। परिसंस्कार का अर्थ होता है सुधारना, ठीक करना। अनुकृतियां अर्थात नकल। आयाचित मतलब बिना मांगे। हताशा का अर्थ होता है निराशा। प्रतिहारी पहरेदार या अंगरक्षक। विन्यास का अर्थ होता है बनावट। और उपत्यका का अर्थ होता है पहाड़ की तलहटी। तो जो भी प्रश्न हो आपके इससे संबंधित आषाढ़ का एक दिन से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।